रूप में विचार किया जाए। Motion moved. There is one amendment each for each of the motions moved for consideration of the above said bills as passed by Lok Sabha by Shri Ilamaram Karim for reference to select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Not more. I now call upon members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Sujit Kumar, Shri Brajlal, nothing else will go on record. Shri Brajlal. धन्यवाद सभापति महोदय। आज एक ऐतिहासिक दिन है महोदय। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से पंच प्रण बताया था देशवासियों को, और उसमें एक पंच प्रण है कि गुलामी की सभी निशानियों को मिटाना, और वो दिन महोदय आज आ गया है। आज अंग्रेजों के बनाए गए कानून, उनकी पार्लियामेंट द्वारा पास कानून आज समाप्त होंगे और उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2223, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2223 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उसकी स्थान लेगी। महोदय, मैं थोड़ा उसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसमें जो शुरुआत हुआ बैरकपुर से और मंगल पांडे जी ने शुरुआत की, और महोदय उनको जो प्रोत्साहन दिया था वो दिया था श्री माता दीन भंगी महोदय। उस समय हमारे वाल्मीकि समाज को हिकारत की दृष्टि से भंगी कहा जाता था, और वहाँ से विद्रोह शुरू हुआ और वो मेरठ तक आ गया। जब धन सिंह गुर्जर ने, जो कोतवाली के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बगावत की शुरुआत की। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब फडणवीस, तात्या टोपे, अवध में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उदा देवी, मौलवी हमीदुल्ला, इस तरह से पूरे देश में जो फैला, उनकी नींव जो थी हिल गई। अब उन्होंने सोचा कि किस तरह से भारतीयों को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। तो महोदय आईपीसी जो उनका था, इंडियन पेनल कोड, वो 1860 में आया, 163 बरस पहले। महोदय उनका था उद्देश्य दंड देना, भारतीय दंड संहिता। और आज जो ये बिल आया है, इसका नाम है न्याय संहिता। हम दंड नहीं दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। महोदय भारतीय संविधान बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। कांग्रेस अपने कार्यकाल में इतने दिन रहे, इन्होंने इन गुलामी की निशान जो थे उनको मिटाने का कोई प्रयास नहीं किया। ये कानून जो आज माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये लाए हैं, ये तो कब का समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कभी इसकी अपेक्षा नहीं की महोदय। उसके बाद अब ये जो कानून है, जो नया कानून हम ला रहे हैं, इसके एक समरी बताना चाहूँगा। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता महोदय, इसमें पहले 511 धाराएं थीं और अब कर गई हैं 358। 23 चैप्टर थे, अब हो गए हैं 20, और 22 सेक्शन और सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 19 सेक्शन हटा दिए गए हैं। इसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता महोदय 1998 में बना था, सीआरपीसी, और अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। महोदय जब मैं होम अफेयर्स कमेटी में इस पर डिस्कस कर रहा था, तो कई पुराने कांग्रेस के मेंबर्स ने कहा, साहब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा क्या है,
नागरिक सुरक्षा मतलब सिविल डिफेंस। हमने कहा नहीं महोदय, सिविल डिफेंस नहीं, ये जो संविधान ने अधिकार दिए नागरिकों को, तो संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं उसी की सुरक्षा के लिए बना है नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम। महोदय, इसमें कुल 484 सेक्शन थे, 531 सेक्शन अब हुए हैं और 37 चैप्टर पहले थे, 39 चैप्टर अब कर दिए गए हैं। इसमें 39 सबसेक्शन क्लॉजेज, 40 प्रोविजोज, 4 एक्सप्लेनेशन जोड़े गए हैं और 177 सेक्शन को मॉडिफाई किया गया है। महोदय, इसी तरह से जो अंग्रेजों द्वारा पारित कानून था एविडेंस एक्ट 1872, वो कहलाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसमें 167 सेक्शन थे और महोदय अब उसमें 170 सेक्शन हैं, 2 सेक्शन, 6 सब सेक्शन और एक शेड्यूल्ड उसमें ऐड किया गया है। अब महोदय मैं सबसे पहले आता हूँ भारतीय न्याय संहिता। महोदय, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, सबसे पहले उन्होंने उन धाराओं को रखा जैसे सरकारी अधिकारियों से विवाद, उन्होंने जोड़ा क्वाइन को गलत तरीके से बनाना, इस टाइप की चीज़ें उन्होंने जोड़ा। उनको जो सबसे बड़ा अपराध है मानव वध, महिलाओं और बच्चों के साथ व्यभिचार, वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी महोदय, इसलिए 302 जो है मानव वध, उसको स्थान मिला 302 पर, और व्यभिचार जो था, बलात्कार था, उसको मिला 376। महोदय, जो महोदय ये कानून आया न्याय संहिता, ये सबसे पहला चैप्टर जो है वो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकने, और हम उसको न्याय देना कहेंगे क्योंकि सजा तो अंग्रेजों की शब्दावली थी। इसमें जो लाया गया है एक शब्द गैंग रेप, अगर 18 साल से कम महिला बच्चे के साथ गैंग रेप होता है तो इसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान दिया गया महोदय। इसके अलावा अगर गैंग रेप होता है और किसी महिला जो 18 साल से ऊपर हैं तो उसमें आजम कारावास और 20 साल तक की सजा है। महोदय, एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा गया है आतंकवाद। हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे अपोजिशन के मित्र यहाँ पर नहीं हैं। आतंकवाद आज ये खाली देश के नहीं पूरे विश्व की समस्या है और हमारे प्रधानमंत्री जी विभिन्न मंचों से इसको हमेशा उठाते रहे हैं कि इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। महोदय, 1985 में बना था टाडा अधिनियम। ये था जब पंजाब में आतंकवाद फैल चुका था, हमारे एक प्रधानमंत्री जी की हत्या हो चुकी थी और टाडा का हम लोगों ने, तब भी मैं सेवा में था यंग एसपी, और हम लोगों ने इसका प्रयोग किया और उस समय टेररिज्म को रोकने में बहुत बड़ा ये फायदेमंद रहा। महोदय, ये टाडा 1985 में कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया, रिपील कर दिया, जब इसकी हमें ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी? 90 में कश्मीरी पंडितों, सिखों, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, पलायन हो रहा था, कश्मीर में आतंकवाद पीक पर था। तब कांग्रेस पार्टी ने 1995 में अपनी तुष्टीकरण की नीति के तहत इस कानून को वापस ले लिया टाडा। महोदय, उसके बाद आता है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं प्रधानमंत्री। 2002 में पोटा लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। किस संबंध में लाया था महोदय? अभी हम लोगों ने 13 दिसंबर को शहीदों को दिया है, मैंने श्रद्धांजलि दिया है, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था और उन्होंने अपनी बलिदान देकर पार्लियामेंट की सुरक्षा किया था, सदस्यों की सुरक्षा किया था। उसके बाद जब लाया गया, ये हमारे विपक्षी उसको लाने के पक्ष में नहीं थे और राज्यसभा में वो बिल गिर गया था। उसके बाद ये तीसरा मौका था भारतीय संसद के इतिहास में, संसदीय इतिहास में, जब ज्वाइंट सेशन में राज्यसभा लोकसभा में पोटा पास हुआ।
और पोटा पास हुआ। उसके बाद टेररिज्म पर रुकावट आई, आतंकवादियों में डर पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही 2004 में मनमोहन सिंह जी के अंडर में सरकार आती है, वो पोटा वापस ले लिया गया महोदय। उसके बाद जो देश में आतंकवाद फैला महोदय, उसको बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा। एक हमारे कांग्रेसी मित्र अभी बैठे थे, अभी वो चले गए। 26/11 जब अटैक हुआ तो बॉम्बे गए और उन्होंने कहते रहे कि साहब ये तो पाकिस्तानियों द्वारा नहीं किया गया है, ये तो आरएसएस द्वारा किया गया है, बजरंग दल द्वारा किया गया है। महोदय, उन्होंने एक पुस्तक लिखाई अजीज बर्नी से, नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। और वो खुद गए दिल्ली में और बॉम्बे में उन्होंने उसका विमोचन किया। कई पुराने कांग्रेस नेता उन्होंने भी कहा, सबने कहा नहीं साहब इसमें हाथ नहीं है, जबकि कसाब जैसा आतंकवादी पकड़ा जा चुका था और उसे फांसी की सजा हुई। महोदय, जो देश में ब्लास्ट हुए, जिसमें यहाँ का दिल्ली में सरोजनी नगर, पहाड़गंज, बटला हाउस, यहाँ का हाई कोर्ट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, 26 जुलाई 2006 को बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट, सीरियल ट्रेन ब्लास्ट, 209 मारे गए थे। और उसके अलावा ओपेरा हाउस ब्लास्ट, बंगलुरु में ब्लास्ट, हैदराबाद में गोकुल चाट, बुद्धा मंदिर ब्लास्ट, मोदी जी के रैली में पटना में ब्लास्ट 2013, यूपी के कचहरी ब्लास्ट, महोदय काशी में 3 ब्लास्ट। ये तमाम जो ब्लास्ट हुए ये उसी समय ये यूपीए सरकार की देन थी। और दुखद ये था कि कानून समाप्त कर दिया गया था और आतंकवाद रोकने के बजाय ये कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण के नीति में इसको एक भगवा आतंकवाद का एक शब्द दिया अपनी तुष्टीकरण के लिए, जिससे वो पावर में आ सकें। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है कि आज कांग्रेस का पूरे देश से सफाया हो रहा है। महोदय, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ ऑर्गेनाइज क्राइम। महोदय, ये ऑर्गेनाइज क्राइम ये तमाम माफियाज हैं, हर स्टेट में है, उनकी पैरेलल इकोनॉमी है और उस पैरेलल इकोनॉमी के लिए, उसको क्रश करने के लिए उनको कानून के कटघरे करने में कोई कानून नहीं था। महोदय, कुछ जगह स्पेशल एक्ट थे, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, महाराष्ट्र में मकोका, उसका इस्तेमाल हुआ। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में आप देख रहे होंगे जितने माफिया सब जेलों में हैं। इसके अलावा उनकी संपत्तियां हजारों करोड़ में हैं, उसको कन्फिस्केट किया गया है। और आज उसी का कारण है कि जब एक शांति व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है आदर्श, और तब निवेश आता है। उत्तर प्रदेश में पिछले बार 36 लाख करोड़ का निवेश आया। आज भारत में निवेश ही निवेश है। महोदय, जब यहाँ आतंकवाद था, ब्लास्ट होते थे, तो विदेशों से एडवाइजरी जारी होती थी, भारत सुरक्षित देश नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आती थी तो यहाँ विदेशी निवेश करने नहीं आता था, टूरिज्म नहीं आता था, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री थी बैठ गई थी। महोदय, आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद पर, ऑर्गेनाइज क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में ब्राइट स्पॉट है। आज हमारी ग्रोथ जो है 7.6% है। महोदय, उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस, उसकी व्यवस्था की गई है। अब महोदय, मैं बताना चाहूँगा अपनी महिलाओं के बारे में। एक अपराध बहुत होता है चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैच कर लिया, चेन स्नैच कर लिया, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक आईपीसी में धारा नहीं थी। और उसमें क्या होता था, कभी चोरी में लिख दिया, कभी वहाँ गए अच्छा खाली लिख कर दे दो। लेकिन अब उसके निदान के लिए, स्नैचिंग के लिए आईपीसी में एक अलग धारा लाई गई है। महोदय, ये स्वागत योग्य है। अब आता हूँ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के बारे में हमारी विरोधी पार्टियाँ बहुत हल्ला करती हैं, और कहीं अगर वो बीजेपी शासित राज्य में हो गया तब तो उनका कोई जो है वो छत पर से चिल्लाते हैं।
अरे यहाँ तक कि आदिवासी को नहीं, सॉरी, बैकवर्ड को वो दलित बना देते हैं। मुझे मालूम है एक केस में हुआ था, मेमुला केस, ऐसा हल्ला किया उन्होंने। तो ऐसी पार्टियां जो मॉब लिंचिंग के बारे में चिल्लाती तो बहुत थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी रूल की कभी कोई कानून नहीं लाया। महोदय, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुई 1984, जब यहाँ सिखों पर अत्याचार हुए, खासकर दिल्ली में और प्रदेश में हुए, 3000 लोग मारे गए, तो क्या था? मॉब लिंचिंग था। उस पर ये नहीं बोलेंगे महोदय। और तो और इनके पार्टी के नेता शामिल थे, उनको कानून के कटघरे में भी महोदय इन्होंने खड़ा नहीं किया। इनके कार्यकाल में दंगे होते महोदय, बड़े बड़े दंगे हुए। मैं तो उत्तर प्रदेश कैडर का IPS अफसर रहा हूँ। वहाँ पर 1980 में मुरादाबाद दंगा, 87 में मेरठ दंगा, आसाम में नेली दंगा, दुनिया भर में दंगे फसाद होते थे, मॉब लिंचिंग, लेकिन इन्होंने कोई उसकी व्यवस्था नहीं की। कश्मीर में तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये मॉब लिंचिंग पर कभी ये कानून नहीं लाए, क्योंकि ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और आज मैं गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मॉब लिंचिंग जैसा एक कानून लाया। इसके बाद डेथ काज बाय नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग, महोदय अंग्रेजों के समय में कानून बना, धारा 304A। गाड़ियां उन्हीं के पास थी, बड़े बड़े जमींदारों राजाओं के पास थी। तो ये हुआ कि 2 को मार दो, 4 मर गए एक्सीडेंट में, सजा थाने से ही अवेलेबल था, 2 साल की सजा थी केवल। अब महोदय इसको काफ़ी कड़ा किया गया है। अब 2 साल से 5 साल तक की इसमें सजा दी गई महोदय। एक सबसे महत्वपूर्ण जो लाया गया है कम्युनिटी सर्विस। तमाम जेलों में हमारे जो कैदी हैं, जो ज़्यादातर गरीब घरों के होते हैं, छोटे छोटे अपराधों में बंद हैं, उनके पास जमानत का पैसा नहीं होता। और आज महोदय ये जो लाया गया है कम्युनिटी सर्विस, अब उनको सज़ा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का दंड के रूप में कहिए या न्याय के रूप में, अब वो कम्युनिटी सर्विस करेंगे। आप स्कूलों में मालीगिरी का करा लीजिए, चौकीदारी करा लीजिए, वो राज्य सरकारें डिफाइन करेंगी कम्युनिटी सर्विस। ये लाया गया। लूनाटिक शब्द था, एक बड़ा डेरोगेटरी वर्ड था, उसकी जगह पर मेंटल इलनेस लाया गया महोदय। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण महोदय, ये हमारे विरोधी कभी जब बात आती है भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इस चीज़ पर आती है, सिक्योरिटी पर आती है, जो सीधे टेररिज्म और तमाम चीज़ों से जुड़ी होती है, तो हमेशा ये इनका हाथ पीछे हो जाता है। और महोदय सुप्रीम कोर्ट का आदेश से वो ख़त्म हुआ, जिसको हम राजद्रोह कहते हैं। और ये इसमें व्यक्ति प्रधान होता था। और महोदय अब हम लाए हैं देशद्रोह। देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता महोदय। और इसके लिए मैं अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। इसमें मृत्युदंड तक की व्यवस्था की गई है महोदय। ये कुछ चीज़ें थी सैलिएंट पॉइंट जो मैंने भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया। और अब मैं बताना चाहूँगा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जिसको अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नाम दिया था महोदय। उसकी कितनी धाराएं बदली गई, कितनी जोड़ी गई, मैं पहले उसको बता चुका हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ी गई महोदय। एक नागरिक को बड़ी दिक्कत होती है FIR लिखाने की। लोग कहते हैं मेरी FIR नहीं लिखी जा रही है, और कहीं डिस्प्यूट हो गया जुरिडिक्शन का। आप प्रदेशों की बात जानिए, 2 प्रदेशों के बीच की, इवन जिलों में, तो उसको दौड़ना पड़ता था वो FIR कहाँ लिखा है महोदय। पहली बार आज इस नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोविज़न किया गया 0 FIR, घटना कहीं भी लिखा सकते हैं और 24 घंटे में वो FIR संबंधित थाने पर पहुंच जाएगा और उसका इन्वेस्टिगेशन देगा। इससे महोदय, इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है, जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को कानून में लाया गया महोदय। FIR को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दर्ज करने का प्राविधान किया गया है। और महोदय एक अडल्ट्रेशन जो है, फूड, ड्रग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जो दूध पीते हैं
या हम कोई सब्जी खाते हैं, हमें ये नहीं मालूम होता कि ये अडल्ट्रेटेड है कि नहीं है, लेकिन उसको बहुत कम महत्व दिया जाता था। उसमें मैक्सिमम सज़ा थी 6 महीने की। अब 6 महीने की मैक्सिमम है तो कोर्ट उसको महीने भर की दे दे, कुछ फाइन दे दे, लेकिन अब इसको कड़ा बनाया गया है और इसमें महोदय जो 6 महीने का मैक्सिमम था उसको मिनिमम कर दिया है, मिनिमम 6 मंथ, और उसके बाद उसका जो अपराध है उसके अनुसार बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना 25,000 तक इसमें कर दिया गया महोदय। एक सबसे बड़ा होता है जो पुलिस पर आरोप लगता है, सर्च और सीजर, कि साहब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पुलिस ने इतना दिखाया, अपने पास रख लिया। अब जितने भी महोदय सर्च और सीजर कुर्की होगा उस सब की वीडियोग्राफी का प्रोविजन किया गया है महोदय। ट्रांसपेरेंट है, कोई आदमी अब ये आरोप नहीं लगा सकता। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जो ये लाया गया वो बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद महोदय एक सबसे बड़ा होता है फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल। अभी हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है और जब तक पुलिस जाती है सीन डिस्टर्ब हो जाता है, हम वहाँ से फिंगरप्रिंट उठाते हैं और भेजते हैं, तब तक तमाम चीज़ें बदलाव हो जाता है। अब महोदय जहाँ 7 बरस से ज़्यादा की सज़ा होगी वहाँ फॉरेंसिक टीम का जाना मस्ट है। ये इस कानून में प्रोविज़न सभापति महोदय किया गया है और इसके लिए हर जिलों में फॉरेंसिक लैब की वैन चलेगी। इसके लिए 2000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सभापति महोदय, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है और 7 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं महोदय। इसमें 35,000 साइंटिस्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ट्रेंड होंगे और कुछ ही वर्षों में महोदय हम पूरे देश में फॉरेंसिक के एक्सपर्ट पहुंचा देंगे और वो वैन पहुंचेगी, जांच होगी और कोर्ट में जाएगा, डिजिटल तरीके से जाएगा और कन्विक्शन रेट हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे गृह मंत्री जी ने रखा है 90%, उसको हम ज़रूर प्राप्त करेंगे महोदय। दूसरा आता है महत्वपूर्ण केसेज में जांच डिप्टी एसपी या उससे उच्च अधिकारी को दी जा सकी है, इसका प्रोविजन किया गया। एक महत्वपूर्ण होता है इन्वेस्टिगेशन में डिले। अब एफआईआर कायम हुआ तो 90 दिन में चार्जशीट लगाना अनिवार्य किया गया है और यदि किसी कारण 90 दिन में चार्जशीट नहीं लगाई जाती तो कोर्ट के आदेश से उसमें 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 180 दिन में चार्जशीट लगना अनिवार्य है। सभापति महोदय, इसके अलावा जब पुलिस चार्जशीट भेजती थी कोर्ट में पड़ा हुआ है, चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा है, लेकिन अब महोदय जब चार्जशीट चली गई तो कोर्ट के लिए अनिवार्य होगा 120 दिन में चार्ज फ्रेम करें और उसका ट्रायल शुरू। ट्रायल जब शुरू होता था तो ज़्यादातर जो डिफेंस के वकील होते थे उनकी तबीयत खराब हो जाती थी महोदय। 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन एडजमेंट लिए जाते थे और वो पीरियड ऐसा होता था जो दबंग होता था, माफिया होता था, वो जो है गवाह तोड़ लेता था, धमका लेता था, विन वॉर कर लेता था। और अब जो प्रोविजन आया है कि 2 से ज़्यादा स्थगन आदेश अर्जेंटमेंट नहीं लिया जा सकता, इसलिए ट्रायल में तेजी आएगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा। महोदय, कोर्ट्स में केस की सुनवाई खत्म हो गई, जजमेंट रिजर्व्ड पड़ा हुआ है। अब जो प्रोविजन किया गया है अदालत के लिए, न्यायालय के लिए, कि जब सुनवाई खत्म हुई तो 30 दिन के अंदर जजमेंट देना होगा महोदय। इससे आप देखेंगे कि एक तो जो न्यायालय में मुकदमे का भार कम होगा, क्योंकि हम समरी ट्रायल लाए हैं। तमाम केसेस समरी ट्रायल में ख़त्म हो जाएंगे 40%। और अब जो हमारे न्यायालय हैं उन पर वो बोझ नहीं रहेगा और जो जघन्य केस हैं उस पर जो उनको समय दे सकेंगे उसका होगा। और एक जो अपेक्षा की गई और वो 100% सही होगी कि हम 3 साल में से ज़्यादा कोई भी केस न्यायालय में पेंडिंग नहीं रहेगा महोदय।
और न्याय होगा। आज 20-20 साल से केसेस पड़े हैं महोदय। एक मैं केस जानूँ, सब जानते होंगे, बेहमई केस। वो हुआ था वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1981। महोदय मैं बगल के ज़िले में एडिशनल एसपी था जालौन में। उस केस में आज तक महोदय जजमेंट नहीं आया है। 38 मुलजिम थे, 38 में करीब 34 इनकाउंटर में मारे गए या मर गए, केवल 4 बचे हैं और आज तक जजमेंट नहीं आया है। और महोदय जो उसकी मेन अभियुक्त थी वो सांसद भी बन चुकी, उनकी हत्या भी हो चुकी, लेकिन 4 बचे हैं और जो मेन मान सिंह बचा है जिनका हस्बैंड था, आज तक नहीं हुआ। एक पार्टी ने माननीय बनाया उन्हें और महोदय न्यायालय से जो पुलिस की केस डायरी गायब कर दी गई। अब वहाँ पर फोटोकॉपी तो है, लेकिन जज साहब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो आज 40 वर्ष से ऊपर समय हो गया महोदय। तो ये स्थिति आज जो नया कानून आ रहा है उसमें अब ये नहीं होगा। गवाहों की सुरक्षा का प्राविधान किया गया महोदय। दूसरा, हमारे थाने जो केस प्रॉपर्टी पकड़ी जाती थी, गाड़ी पकड़ी जाती थी, एक्सीडेंट में गाड़ी टूट गई, तो हमारे थाने जंक यार्ड बन जाते थे महोदय। और उसके डिस्पोजल की सुविधा नहीं थी, क्योंकि जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, अपील में है, तब तक उसका डिस्पोजल नहीं हो सकता महोदय। अब जो किया गया है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका वीडियोग्राफी होगा, डिजिटल, उससे उसको कोर्ट में दिया जाएगा और वो प्रॉपर्टी अब ऑक्शन हो सकती है, हमारे खजाने में पैसा आएगा और थाने जो हमारे हैं वो जो जंकयार्ड बन चुके थे इससे मुक्त होंगे महोदय। लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट, सीनियर अफसरों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, चार्जशीट लगनी है, लेकिन गवर्नमेंट का सैंक्शन जरूरी है। जो जिनके संबंधित सरकारें होती थी तो वो सरकारें सैंक्शन नहीं देती थी महोदय। पड़ा हुआ आप लिखते रहिए। सीबीआई चार्जशीट स्तर पर पहुंच गई, राज्य सरकारें उसमें अनुमति नहीं दे रही हैं। अब किया गया है कि अगर 120 दिन में सैंक्शन नहीं मिलता तो मान लिया जाएगा इट इज ए डीम्ड सैंक्शन और उस भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट महोदय लगाई जाती। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा कंट्रोवर्सी रही, हथकड़ी लगाना महोदय। मैं तो खुद पुलिस अधिकारी रहा हूँ। आज तमाम होता है कि हथकड़ी ना लगाने के कारण मुलजिम स्केप हो जाता है और पुलिस के जो जवान होते हैं उनके खिलाफ 224 आईपीसी का मुकदमा कायम होता था। अब महोदय इसमें हथकड़ी लगाने का प्रोविज़न इसमें किया गया है। आर्थिक अपराधों को छोड़कर जो जघन्य केस के अपराधी हैं, ये सर मैं जल्दी से समाप्त कर रहा हूँ महोदय। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है महोदय। बड़े बड़े अपराधी क्राइम किए और बैठे हैं, उनका चूंकि यहाँ उपलब्ध नहीं है, उनका ट्रायल नहीं हो पाता था। अब महोदय ट्रायल इन एब्सेंसिया हो सकता है, उनको सजा दी सकती है, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जा सकती है। तो ये महोदय जो प्रोविज़न लाया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं साक्ष्य अधिनियम पर कुछ बोल दूँ। तीसरा अधिनियम है महोदय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें जो है तमाम गुलामी के काल के आकार के शब्द थे। क्या थे? पार्लियामेंट ऑफ यूके, नोटिफिकेशन बाय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, एनी डोमेनियन, कॉलोनी, पोसेशन ऑफ हर मजेस्टी आर प्रीवी काउंसिल, हर मजेस्टीज गवर्नमेंट एंड पोसेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ऑल दैट जो कॉलोनियल वर्ड थे इसमें एविडेंस एक्ट में उस सबको निकाल दिया गया महोदय। ये गुलामी के चिन्ह जो थे ये समाप्त हो गए हैं। दूसरा महोदय सबसे महत्वपूर्ण है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं। आज हर चीज़ में क्राइम होता है कहीं ना कहीं। टेलीफोन, सबसे पहले हम टेलीफोन की, मोबाइल की ही बात करते हैं कि वो मिल जाए तो उसको हम एनालाइज करके मुलजिम तक जितने लोग उसमें शामिल हैं पहुंच सकते हैं। उनको सबको दस्तावेज की श्रेणी में लाया गया महोदय। और साथ ही साथ कि जो हमको एविडेंस मिलेगा वो सेकेंडरी होगा, तो उसमें कोई घपला ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और ये किया गया है, उसका एक अधिकारी होगा और वो जो होगा उसको देखेगा, सर्टिफिकेट देगा, तब कोर्ट में उसमें मान्यता होगी। महोदय आपने समय दिया,
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज ऐतिहासिक दिन है और हम सभी उस इतिहास के हिस्सा बन रहे हैं। और महोदय, मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ था और आज उस गरीब घर के बच्चे को आज न्यायालय में इसमें इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन पर बोलने का मौका दिया महोदय, और इसके लिए ये मेरे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन भी था मेरे जब मुझे चेयरमैन बनाया गया था होम अफेयर कमेटी का। इसलिए महोदय मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ इस बिल पर मौका में दिया, और प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खासकर अमित शाह जी ने, जिन्होंने 4 साल इस बिल को बनवाने में 181 मीटिंग उन्होंने खुद अटेंड किया, मेहनत किया। पूरे देश के जितने विद्वान थे सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी एमपीज को, वाइस चांसलर को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सबको इन्होंने पत्र लिखे, और पत्र लिखने के बाद तमाम उसके आए, उसके तो उनके कमेंट्स आए, उनके इनपुट आए, और उन सबको मिला करके आपने 4 साल में बिल तैयार किया और 11 अगस्त 2023 को पेश किया, और आज ये राज्यसभा से पास होकर महोदय कानून बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 21st December 2023 has agreed without any amendment to the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment, conditions of service and terms of office Bill 2023, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on 12th December 2023. Shri Sujit Kumar.